नमस्ते दोस्तों। सेपियंस के हमारे इस अद्भुत सफर में एक नए, रोमांचक और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आपका स्वागत है। अब तक हमने इंसानियत की 3 बड़ी क्रांतियों को समझा। पहली, संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जब हमने सोचना और कल्पना करना सीखा। दूसरी, कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जब हमने खेती करना और बस्तियों में रहना शुरू किया। और तीसरी, मानव जाति का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, जब पैसा, साम्राज्य और धर्म ने हमें एक वैश्विक धागे में पिरो दिया। लेकिन अब हम एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं जिसने इन सब को पीछे छोड़ दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने पिछले सिर्फ 500 सालों में हमें इतनी शक्ति दी है कि हम आज खुद को भगवान समझने की भूल करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्ट 4, वैज्ञानिक क्रांति, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। जरा सोचिए, पिछले 500 साल मानव इतिहास का एक पलक झपकने जितना छोटा सा हिस्सा, और इसी छोटे से हिस्से में हमने ग्रहों पर कदम रखा, परमाणु को तोड़ा, बीमारियों को हराया और ऐसी तकनीकें बनाई जिनकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सब कैसे हुआ? क्या अचानक से हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए या हमें कोई जादुई चिराग मिल गया? इस भाग में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान, पूंजी और साम्राज्यवाद के एक अजीब से गठबंधन ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। चैप्टर 14, अज्ञान की खोज। तो दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? किसी बड़ी प्रयोगशाला से? किसी महान वैज्ञानिक के जन्म से? हरारी कहते हैं नहीं, इस क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक खोज से हुई, और वो खोज थी अज्ञान की खोज। चैप्टर 14 इसी हैरान कर देने वाले विचार पर आधारित है। अज्ञान की खोज, यह सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कोई अज्ञान या अपनी अज्ञानता को खोजकर क्रांति कैसे कर सकता है? क्रांति तो ज्ञान से होती है। लेकिन हरारी हमें बताते हैं कि यही वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव था जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। चलिए इस पहेली को समझते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए उस दुनिया की जो विज्ञान से पहले थी, यानी आज से 500-600 साल पहले की दुनिया। उस समय ज्यादातर संस्कृतियों और धर्मों का मानना था कि दुनिया के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण और जानने लायक है वो पहले से ही पता है। ये सारा ज्ञान महान ग्रंथों जैसे बाइबल, कुरान, वेद, प्राचीन दार्शनिकों के लेखों या सदियों से चली आ रही परंपराओं में मौजूद है। ये माना जाता था कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी थे और उन्होंने सारा ज्ञान लिख दिया है। तो उस समय एक ज्ञानी व्यक्ति का काम क्या था? उसका काम कोई नई खोज करना नहीं था। उसका काम था इन पुराने ग्रंथों को पढ़ना, उनकी सही व्याख्या करना और उस ज्ञान को याद रखना। अगर कोई सवाल उठता तो उसका जवाब अपने आसपास के दुनिया में नहीं, बल्कि इन पवित्र किताबों में ढूंढा जाता था। अगर कोई बात इन किताबों में नहीं लिखी है तो इसका मतलब वो जानने लायक ही नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ज्ञान को सीमित और पूर्ण माना जाता था। लोगों के पास हर सवाल का जवाब था, या कम से कम उन्हें लगता था कि जवाब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। और फिर एक क्रांतिकारी स्वीकारोक्ति हुई, एक ऐसा कबूलनामा जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ लोगों ने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत की कि हम नहीं जानते, हमें दुनिया के सबसे जरूरी सवालों के जवाब नहीं पता। ये एक मामूली बात नहीं थी, ये उस समय की पूरी सोच पर एक हमला था। ये कहना कि हमारे पवित्र ग्रंथों में सब कुछ नहीं लिखा है, ये कहना कि हमारे पूर्वज सब कुछ नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। यही अज्ञान की खोज थी। ये सामूहिक रूप से अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना था, और हरारी कहते हैं कि यही आधुनिक विज्ञान की असली नींव है। विज्ञान इस बात पर टिका है कि हमारा वर्तमान ज्ञान अपूर्ण है, और जो हम आज सच मानते हैं हो सकता है वो कल गलत साबित हो जाए। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब आपने मान लिया कि आप नहीं जानते, तभी तो आपने सच्चे मन से खोजना शुरू किया। इसने ज्ञान के बंद दरवाजों को खोल दिया और असली जिज्ञासा को जन्म दिया। इस नई सोच ने ज्ञान प्राप्त करने का एक नया तरीका, एक नया मंत्र बनाया। इस वैज्ञानिक पद्धति के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अब ज्ञान के लिए सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब आपको अपनी आंखों से दुनिया को देखना था, उसे महसूस करना था, प्रयोग करने थे। गैलीलियो ने सितारों को देखने के लिए दूरबीन उठाई, डार्विन ने दुनिया भर के जीवों का अध्ययन किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अरस्तू ने सितारों के बारे में क्या लिखा है, बल्कि पूछा कि सितारे असल में कैसे दिखते हैं और काम कैसे करते हैं। ज्ञान का स्रोत अब किताबें नहीं, बल्कि सीधा अवलोकन और अनुभव बन गया। दूसरा, गणित यानी मैथ्स। सिर्फ देखना ही काफी नहीं था। इन अवलोकनों को जोड़ने, समझने और उनसे सटीक सिद्धांत बनाने के लिए गणित का इस्तेमाल किया गया।
न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए गणितीय सूत्र बनाए। गणित ने इस विज्ञान को वो भाषा दी जिससे वो ब्रह्मांड के नियमों को सटीकता से बयान कर सकता था। अवलोकन और गणित के इस गठबंधन ने ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट किया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं थी। हरारी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। आधुनिक विज्ञान का मुख्य लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना है। विज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं जानना चाहता कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि इसलिए जानना चाहता है ताकि उस ज्ञान का उपयोग करके नई तकनीकें और नई शक्तियां हासिल की जा सकें। बीमारियों का इलाज करना, नई फसलें उगाना, तेज परिवहन बनाना और हाँ, ज्यादा शक्तिशाली हथियार बनाना, ये सब विज्ञान के लक्ष्य बन गए। ये सोच भी बिल्कुल नई थी। पहले के ज्ञानी लोग ज्ञान को व्यक्तिगत मोक्ष या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हासिल करते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान का सीधा संबंध शक्ति और प्रौद्योगिकी से है। और चूंकि विज्ञान ने नई नई शक्तियां देना शुरू कर दिया था, इसलिए सरकारों, सेनाओं और उद्योगपतियों ने इसमें भारी निवेश करना शुरू कर दिया। इसी निवेश ने विज्ञान की गाड़ी को और तेज दौड़ाया। तो अज्ञान की खोज ने हमें एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा कर दिया है जो हमेशा बदल रही है। पारंपरिक ज्ञान स्थिर था, सदियों तक एक जैसा रहता था, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान गतिशील है। आज का सच कल अधूरा साबित हो सकता है। आज की तकनीक कल पुरानी पड़ जाती है। हम एक स्थायी क्रांति यानी परमानेंट रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। तो दोस्तों, चैप्टर 14 हमें वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा रहस्य बताता है कि इसकी शुरुआत ज्ञान से नहीं, बल्कि अज्ञान को स्वीकार करने की हिम्मत से हुई। ये मानना कि हम नहीं जानते मानव इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक कदम था। इसने हमें विनम्र बनाया और साथ ही असीम रूप से जिज्ञासु भी। ये अध्याय हमें अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, या हम भी ये मानकर बैठ जाते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। चैप्टर 15 विज्ञान और साम्राज्य का विवाह, द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय है जो बताता है कि कैसे विज्ञान और साम्राज्यवाद एक दूसरे के सहारे आगे बढ़े। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने वैज्ञानिक क्रांति के सबसे बड़े रहस्य को समझा कि इसकी शुरुआत अज्ञान की खोज से हुई, ये मान लेने से कि हम नहीं जानते। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, ये वैज्ञानिक सोच, ये नई जिज्ञासा सबसे पहले यूरोप में ही इतनी क्यों पनपी, और कैसे मुट्ठी भर यूरोपीय देशों ने, जो दुनिया के एक छोटे से कोने में थे, देखते ही देखते लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। क्या इसका जवाब सिर्फ उनकी बेहतर तोपों और जहाजों में था, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा गठबंधन काम कर रहा था? चैप्टर 15 में युवाल नोआ हरारी इसी गहरे गठबंधन का पर्दाफाश करते हैं। वो इसे कहते हैं विज्ञान और साम्राज्य का विवाह। एक ऐसा विवाह, एक ऐसी साझेदारी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी ही परेशान करने वाली भी। तो चलिए इस अनोखे और शक्तिशाली विवाह की कहानी को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सन 1768 में ब्रिटिश जहाज एंडीवर एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकला। उसके कप्तान थे जेम्स कुक, एक महान नाविक, भूगोलवेत्ता और खोजकर्ता। सरकारी तौर पर इस यात्रा का मिशन था खगोल विज्ञान से जुड़ा शुक्र ग्रह को सूर्य के ऊपर से गुजरते हुए देखना। लेकिन इस जहाज पर खगोलविदों के साथ साथ वनस्पति शास्त्री और चित्रकार भी सवार थे। और इस यात्रा का एक छिपा हुआ सैन्य मकसद भी था, नए द्वीप खोजना, उन पर कब्जा करना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। जेम्स कुक सिर्फ एक नाविक नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक भी थे और एक साम्राज्यवादी एजेंट भी। उन्होंने हजारों नए पौधे, जीव और जमीनों की खोज की जिसने विज्ञान को समृद्ध किया, और साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कई प्रशांत द्वीपों पर ब्रिटेन का झंडा गाड़कर साम्राज्य को भी समृद्ध किया। जेम्स कुक का यह अभियान विज्ञान और साम्राज्य के इस अनोखे विवाह का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे एक नए तरह के यूरोपीय नायक थे, खोजकर्ता, विजेता। इस नए यूरोपीय मानसिकता को समझने का एक और तरीका है उनके नक्शों को देखना। वैज्ञानिक क्रांति से पहले दुनिया के नक्शे आमतौर पर भरे हुए होते थे। जो इलाके ज्ञात नहीं थे, महान नक्शा बनाने वाले काल्पनिक दानव, अजीब से जीव या खोए हुए राज्य बना देते थे। उन नक्शों में कोई खाली जगह नहीं होती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि दुनिया के बारे में जो जानना जरूरी है वो सब हमें पता है। लेकिन 15वीं और 16वीं सदी के यूरोपीय नक्शे बिल्कुल अलग होते थे। उन नक्शों में बड़ी बड़ी खाली जगहें होती थीं। अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से खाली, अमेरिका का बड़ा भाग खाली। ये खाली जगहें एक क्रांतिकारी घोषणा थीं। ये कह रही थी कि हमें नहीं पता कि यहाँ क्या है। ये अज्ञान की एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी।
लेकिन ये सिर्फ अज्ञान की स्वीकारोक्ति नहीं थी, ये एक निमंत्रण भी था, एक खुला निमंत्रण कि आओ इन खाली जगहों को भरें। और भरने का मतलब था वहां जाओ, खोज करो और उस पर कब्जा करो। ये खाली नक्शा यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रेरणा स्रोत और घोषणा पत्र दोनों बन गया। अब समझते हैं कि इस विवाह में दोनों साथियों ने एक दूसरे की मदद कैसे की। पहले देखते हैं साम्राज्यवाद ने विज्ञान को कैसे पाला पोषा। नई वैज्ञानिक खोजों के लिए पैसा चाहिए था और ये पैसा साम्राज्यों ने दिया। राजाओं और व्यापारियों ने जेम्स कुक जैसी अनगिनत समुद्री यात्राओं को धन दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इन यात्राओं से नई जमीनें और नए संसाधन मिलेंगे जिनसे वे और अमीर और शक्तिशाली बन सकेंगे। साम्राज्यवाद ने वैज्ञानिकों को एक पूरी दुनिया दे दी, एक वैश्विक प्रयोगशाला। अब यूरोप का एक वनस्पति शास्त्री अमेज़न के जंगलों में जाकर पौधों के नमूने इकट्ठे कर सकता था, एक भूविज्ञानी हिमालय की चट्टानों का अध्ययन कर सकता था और एक भाषाविद भारत की प्राचीन भाषाओं को समझ सकता था। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन इलाकों पर किसी न किसी यूरोपीय साम्राज्य का कब्जा था। डार्विन की प्रसिद्ध यात्रा भी ब्रिटिश नौसेना के जहाज बीगल पर ही संभव हुई थी। साम्राज्य की ताकत के बिना विज्ञान के पंख इतने नहीं फैल सकते थे। ज्ञान की ये खोज सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं थी, ये सीधे तौर पर फायदे का सौदा था। एक वनस्पति शास्त्री जो एक नए पौधे की खोज करता, हो सकता है वो पौधा चाय, रबर या कपास जैसी कोई कीमती फसल निकले जिससे साम्राज्य को भारी मुनाफा हो। एक पुरातत्वविद जो किसी प्राचीन खंडहर की खोज करता, वो उस देश के इतिहास को समझने में मदद करता जिससे उस पर शासन करना आसान हो जाता। ज्ञान और शक्ति एक दूसरे का हाथ थाम के चल रहे थे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, विज्ञान ने साम्राज्यवाद की कैसे सेवा की। सबसे पहले विज्ञान ने साम्राज्यों को व्यावहारिक साधन और तकनीकें दी। विज्ञान ने उन्हें बेहतर बंदूकें, ज्यादा प्रभावशाली तोपें और मजबूत जहाज दिए। 19वीं सदी में जाकर तो ये अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति से निकले हथियार, दवाइयां जैसे मलेरिया के लिए कुनैन और संचार के साधन जैसे टेलीग्राफ, इन सब ने यूरोपीय सेनाओं को एक अजेय बढ़त दे दी। लेकिन विज्ञान ने सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, उसने साम्राज्यवाद को एक वैचारिक हथियार, आइडियोलॉजिकल वेपन भी दिया। विज्ञान का इस्तेमाल अक्सर औपनिवेशिक शासन को जही ठहराने के लिए किया गया। यूरोपीय लोगों ने यह कहानी गढ़ी कि वे पिछड़े, असभ्य लोगों तक विज्ञान, तर्क और प्रगति का प्रकाश ले जा रहे हैं। उन्होंने खुद को श्रेष्ठ जाति के रूप में प्रस्तुत किया, जिनका ये कर्तव्य है कि वे बाकी दुनिया को सभ्य बनाएं। 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों ने नस्लीय सिद्धांत या रेशियल थियरीज भी गढ़ी। ये वैज्ञानिक रूप से साबित करने की कोशिश की कि गोरे यूरोपीय जाति दूसरी जातियों से बौद्धिक और नैतिक रूप से बेहतर है। इस तरह के विज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने दमनकारी शासन को एक नैतिक जामा पहनाने की कोशिश की। ये इस विवाह का सबसे अंधेरा, सबसे शर्मनाक पहलू था, जहां ज्ञान का इस्तेमाल अन्याय को सही ठहराने के लिए किया गया। हरारी कहते हैं कि विज्ञान और साम्राज्य की यह साझेदारी इतिहास में अनोखी थी। इनसे पहले भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए, रोमन, अरब, मंगोल, चीनी, लेकिन उनकी मानसिकता यूरोपीय साम्राज्यों से अलग थी। अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वे भारत का इतिहास, यहाँ की भाषाएं या जीव जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में बहुत रुचि नहीं रखते थे। वे यहाँ शासन करने और अपनी संस्कृति फैलाने आए थे। इसके विपरीत जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने न सिर्फ भारत को जीता बल्कि उसका गहन अध्ययन भी किया। उन्होंने भारत का एक विशाल भौगोलिक सर्वेक्षण किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उसके व्याकरण की किताबें लिखीं। हड़प्पा और मोनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई की और यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों का वर्गीकरण किया। वे जीतने के लिए खोज कर रहे थे और खोज करने के लिए जीत रहे थे। ये एक बिल्कुल नई और जबरदस्त रूप से शक्तिशाली मानसिकता थी। तो दोस्तों, चैप्टर 15 हमें दिखाता है कि वैज्ञानिक क्रांति और यूरोपीय साम्राज्यवाद दो अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वे एक दूसरे के बिना इतने सफल नहीं हो सकते थे। विज्ञान ने साम्राज्य को ताकत और वैधता दी और साम्राज्य ने विज्ञान को पैसा, सुरक्षा और एक वैश्विक मंच दिया। इस विवाह की विरासत आज भी हमारे साथ है। आज के हमारे बहुत से वैज्ञानिक विषय, हमारे विश्व का नक्शा और यहाँ तक कि दुनिया में मौजूद आर्थिक असमानता की जड़ें भी कहीं न कहीं इसी दौर में है। हरारी का उद्देश्य विज्ञान को बुरा कहना नहीं है,
बल्कि वे ये उजागर करते हैं कि ज्ञान का विकास अक्सर शक्ति और राजनीति की जटिल और कभी-कभी हिंसक प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ा होता है। ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या आज भी विज्ञान और शक्ति के बीच ऐसा कोई गठबंधन काम कर रहा है। अब हम सैपियंस के अगले अध्याय चैप्टर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये अध्याय उस तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली ताकत के बारे में है जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को गढ़ा है। यह है चैप्टर 16, पूंजीवादी पंथ, द कैपिटलिस्ट क्रीड। नमस्ते दोस्तों, सैपियंस की हमारी ज्ञान यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे विज्ञान ने हमें नई शक्तियां दी और कैसे साम्राज्यवाद ने उन शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा किया। लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया, इन सब के लिए पैसा कहां से आया? बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विशाल सेनाओं और समुद्री जहाज़ों के बेड़ों के लिए इतना धन आखिर आया कहां से? आज हम उस तीसरे साथी से मिलेंगे जिसने विज्ञान और साम्राज्य दोनों को ही पाला पोसा और इस क्रांति की गाड़ी को चलाया। वो साथी है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। चैप्टर 16 में युवाल नोआ हरारी पूंजीवाद को सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली नहीं बल्कि एक पंथ कहते हैं, एक नई तरह का धर्म जिसके अपने नियम हैं, अपनी नैतिकता है और अपना एक ही परम लक्ष्य है, विकास यानी ग्रोथ। ये कहानी है उस विचार की जिसने हमें सिखाया कि लालच अच्छा हो सकता है। तो चलिए इस पंथ के रहस्यों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवाद से पहले की दुनिया कैसी थी। उस समय ज्यादातर समाजों में अर्थव्यवस्था को एक स्थिर केक की तरह देखा जाता था, यानी ये माना जाता था कि दुनिया में कुल दौलत सीमित है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा अमीर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा गरीब हो रहा है। केक का आकार बढ़ नहीं सकता, सिर्फ उसके टुकड़े इधर उधर हो सकते हैं। इस सोच की वजह से भविष्य में किसी को भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था कि आने वाला कल आज जैसा ही होगा या शायद उससे बुरा। स्वर्ण योग हमेशा अतीत में था, भविष्य में नहीं। और जब भविष्य पर भरोसा ही नहीं तो कोई किसी को उधार या ऋण यानी क्रेडिट क्यों देगा? ऋण लेना बहुत मुश्किल था और मिलता भी था तो बहुत ऊंची ब्याज दरों पर। एक राजा को भी अपनी सेना के लिए पैसे उधार लेने में पसीने आ जाते थे। व्यापार धीरे धीरे चलता था और आर्थिक विकास लगभग रुका हुआ था। और फिर वैज्ञानिक क्रांति के साथ एक नया विचार पैदा हुआ, प्रगति का विचार यानी द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। लोगों को ये यकीन होने लगा कि अगर हम नई खोजें करें, नई तकनीकें बनाएं, तो भविष्य आज से बेहतर हो सकता है। ये विचार कि आने वाला कल ज्यादा समृद्ध होगा एक क्रांतिकारी विचार था और इसी विचार ने जन्म दिया भविष्य में विश्वास को। और जब आपको भविष्य पर विश्वास होता है तभी आप ऋण देने की हिम्मत करते हैं। यही पूंजीवाद का मूल मंत्र है। ऋण का मतलब है भविष्य की कमाई को आज इस्तेमाल करना। ये इस भरोसे पर आधारित है कि भविष्य में हमारे पास आज से ज्यादा संसाधन होंगे। यही वो जादुई विचार था जिसने अर्थव्यवस्था के रुके हुए पहियों को एक जबरदस्त रफ्तार दे दी। तो हरारी के अनुसार ये पूंजीवादी पंथ आखिर है क्या? ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये पूरी एक आचार संहिता है जिसका पहला और सबसे बड़ा नियम है कि मुनाफे को दोबारा उत्पादन बढ़ाने में निवेश किया जाना चाहिए। हरारी यहां पूंजी यानी कैपिटल और धन यानी वेल्थ के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। धन वो पैसा है जिसे तिजोरियों में बंद कर दिया जाता है या गैर उत्पादक चीजों पर खर्च कर दिया जाता है, जैसे बड़े बड़े महल बनाना या शानदार दावतें देना। लेकिन पूंजी वो पैसा है जिसे और ज्यादा पैसा बनाने के लिए निवेश किया जाता है। एक फैक्ट्री बनाना, नई मशीनें खरीदना या किसी नई खोज में पैसा लगाना, ये पूंजी का उपयोग है। पूंजीवाद का सिद्धांत कहता है कि धन को बेकार पड़े रहने देने के बजाय उसे पूंजी में बदलो। इससे एक चमत्कारी चक्र शुरू होता है। 1. भविष्य में विश्वास से ऋण मिलता है। 2. ऋण से उद्यमी नए कारोबार शुरू करते हैं। 3. कारोबार से मुनाफा होता है। और फिर सबसे जरूरी कदम, उस मुनाफे को फिर से उत्पादन बढ़ाने में निवेश यानी री इन्वेस्ट किया जाता है। ये बढ़ा हुआ उत्पादन शुरुआती विश्वास को सही साबित करता है, जिससे भविष्य में और ज्यादा विश्वास पैदा होता है और ज्यादा ऋण मिलता है। यही वो चक्र है जिसने पिछले कुछ 100 सालों में अभूतपूर्व आर्थिक विकास को जन्म दिया है।
अर्थव्यवस्था का केक अब स्थिर नहीं था, वो लगातार बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। इस नए पंथ के एक बड़े पैगंबर थे एडम स्मिथ। अपनी प्रसिद्ध किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि जब एक उद्यमी अपने निजी लालच के लिए ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है तो अनजाने में ही वो पूरे समाज का भला करता है। कैसे? जब एक जूता बनाने वाला अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए बेहतर और सस्ते जूते बनाता है तो पूरे समाज को बेहतर और सस्ते जूते मिलते हैं। स्मिथ ने इसे बाजार का अदृश्य हाथ कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए, बस बाजार को आजाद छोड़ दो और सबका निजी लालच मिलकर सबकी भलाई करेगा। लालच अच्छा है, ये पूंजीवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत बन गया। लेकिन जैसा हर पंथ का एक स्याह पहलू होता है, वैसा ही पूंजीवाद का भी है। मुनाफे की ये अंधी दौड़ जब बिना किसी रोक-टोक के चलती है तो यह भयानक शोषण, असमानता और मानवीय पीड़ा को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए अटलांटिक दास व्यापार एक पूरी तरह से पूंजीवादी उद्यम था। लाखों अफ्रीकियों को पकड़कर अमेरिका में बेचा गया क्योंकि इससे चीनी और कपास के बागानों के मालिकों को भारी मुनाफा होता था। मुनाफे के लिए इंसानों को वस्तु बना दिया गया। इसी तरह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपने मुनाफे के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे लाखों लोग अकाल और गरीबी का शिकार हुए। जब मुनाफा ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो नैतिकता और मानवीयता अक्सर पीछे छूट जाती है। और यहीं पर पूंजीवाद और साम्राज्य का गठबंधन और मजबूत हो जाता है। वैज्ञानिक क्रांति को पैसे की जरूरत थी और वो पैसा पूंजीपतियों ने दिया, और पूंजीपतियों को अपने निवेश की सुरक्षा और नए बाजार चाहिए थे जो साम्राज्यों ने दिए। डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां सिर्फ व्यापारिक कंपनियां नहीं थीं, वो प्राइवेट कंपनियां थीं जिनकी अपनी सेनाएं थीं और जिन्होंने भारत और इंडोनेशिया जैसे विशाल देशों पर कब्जा कर लिया और उन्हें लूटा। ये सब मुनाफे के नाम पर हुआ। जब इन कंपनियों के मुनाफे पर खतरा मंडराता तो उनका देश, उनकी सरकार अपनी सेना लेकर उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाती थी, जैसा कि चीन के साथ हुए अफीम युद्धों में हुआ। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसमें खोजकर्ता नए इलाके खोजते, सेनाएं उन पर कब्जा करती और पूंजीपति वहां से मुनाफा निकालते। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जिसके बिना पूंजीवाद का चक्र पूरा नहीं हो सकता। वो किरदार हैं हम और आप, यानी उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर। अगर फैक्ट्रियां लगातार उत्पादन बढ़ाती जा रही हैं तो उस सामान को खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। इसलिए पूंजीवाद ने एक नई नैतिकता को जन्म दिया, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म को। सदियों से हमें मितव्ययिता यानी कम खर्च करने और सादा जीवन जीने की सीख दी जाती थी। इसे एक गुण माना जाता था। लेकिन उपभोक्तावाद ने इसे पलट गया। उसने हमें सिखाया कि ज्यादा से ज्यादा खरीदना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना एक अच्छी बात है। शॉपिंग करो, नया फोन खरीदो, अपनी कार अपग्रेड करो, ये आज के युग का मंत्र बन गया है। हम सब इस विशाल मशीन के छोटे छोटे पुर्जे बन गए हैं जो लगातार उत्पादन और उपभोग के चक्र को चलाए रखते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 16 हमें दिखाता है कि पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पंथ है जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। इसने विज्ञान और उद्योग को वो ईंधन दिया जिससे अभूतपूर्व विकास हुआ, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला और ऐसी चीजें बनाई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। इसी पंथ ने असीमित लालच, शोषण और पर्यावरणीय विनाश को भी जन्म दिया है। ये एक ऐसी मशीन है जो रुकना नहीं जानती, जिसका एकमात्र लक्ष्य है और ज्यादा विकास। दोस्तों, सेपियंस की हमारी इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने उस तिकड़ी को समझा जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। विज्ञान की नई सोच, साम्राज्य की विस्तारवादी भूख और पूंजीवाद का कभी ना रुकने वाला लालच। एक के पास विचार थे, दूसरे के पास मकसद और तीसरे के पास था पैसा। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत थी, एक ऐसी भौतिक शक्ति जो विचारों को हकीकत में बदल सके, जो कारखानों को चला सके और जो पूरी दुनिया में माल और सेनाओं को पहुंचा सके। आज हम उसी इंजन की कहानी सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। चैप्टर 17 उद्योग के पहिए हमें बताता है कि कैसे इंसान ने ऊर्जा के एक ऐसे खजाने को खोज निकाला जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है धुएं, भाप और मशीनों की, जिसने हमें असीमित शक्ति तो दी
पर हमसे कुछ छीना भी। चलिए इस महान क्रांति की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि औद्योगिक क्रांति असल में ऊर्जा के रूपांतरण की क्रांति थी। हजारों सालों से इंसान की शक्ति सीमित थी। हमें ऊर्जा सिर्फ दो मुख्य स्रोतों से मिलती थी। एक पेड़ पौधे, जिन्हें जानवर और इंसान खाकर अपनी मांसपेशियों को ताकत देते थे या जिन्हें हम जलाकर गर्मी पैदा करते थे, और दूसरा सूरज, जो हवाओं को चलाता था, जिससे पाल वाले जहाज चलते थे, और पानी को बरसाता था, जिससे पंचक्के चलती थीं। बस हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और शक्ति इसी सीमित ऊर्जा पर निर्भर थी। लेकिन फिर लगभग 300 साल पहले एक अभूतपूर्व खोज हुई। इंसान ने सीखा कि ऊष्मा को गति में कैसे बदला जाए, और इस जादू का नाम था भाप का इंजन। कोयले को जलाकर पानी को उबाला जाता, उससे जो भाप बनती उसकी ताकत से पिस्टन चलता, और वो पिस्टन मशीनों को चलाता था। ये एक चमत्कार जैसा था। अब हमें सिर्फ मांसपेशियों या हवा के भरोसे रहने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास ऊर्जा का एक नया स्रोत था जिसे हम अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे। भाप के इंजन की खोज तो हो गई, पर उसे चलाने के लिए ईंधन कहां से आता? लकड़ी जलाना एक सीमा तक ही संभव था, और तभी इंसान को मिला अलादीन का चिराग, एक कभी न खत्म होने वाला खजाना। वो खजाना था जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला और बाद में तेल और गैस। ये धरती के नीचे दबे करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों का भंडार था। हरारी कहते हैं कि ये ऐसा था मानो हमें एक ऐसी गुल्लक मिल गई हो जिसमें असीमित पैसा हो। अचानक हमारे पास सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो गई। अब हम विशाल कारखाने चला सकते थे, ट्रेनें दौड़ा सकते थे और ऐसे काम कर सकते थे जो पहले असंभव लगते थे। ये ऊर्जा का विस्फोट था, और इसी विस्फोट ने औद्योगिक क्रांति को हवा दी। इस नई ऊर्जा और नई मशीनों ने जन्म दिया एक नई दुनिया को, फैक्ट्री की दुनिया को। अब उत्पादन कारीगरों के छोटे छोटे घरों या दुकानों में नहीं, बल्कि विशाल कारखानों में होने लगा, और काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। पुरानी कारीगरी की जगह ले ली असेंबली लाइन ने। असेंबली लाइन में एक कारीगर शुरू से अंत तक एक चीज नहीं बनाता था, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था, और हर मजदूर दिन भर, साल भर बस एक ही छोटा सा काम दोहराता रहता था। एक मजदूर सिर्फ एक पेंच कसता, दूसरा सिर्फ एक पुर्जा लगाता। इससे उत्पादन की गति तो रॉकेट की तरह बढ़ गई, लेकिन इंसान के काम का गौरव और उसकी रचनात्मकता कहीं खो गई। इंसान एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया। ये क्रांति सिर्फ शहरों और कारखानों तक सीमित नहीं थी, इसने गांवों और खेतों का चेहरा भी बदल दिया। इसे हम दूसरी कृषि क्रांति कह सकते हैं। नई ऊर्जा से चलने वाले ट्रैक्टरों ने बैलों और घोड़ों की जगह ले ली। रासायनिक उर्वरकों ने खाद की जगह ले ली। अब कम जमीन पर कम किसानों के साथ पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगाया जा सकता था। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसे हजारों मील दूर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीकें आ गई, जैसे कि रेफ्रिजरेशन और रेलवे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब सबको खेती करने की जरूरत नहीं रही। गांवों से लाखों लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागे, और वे ही कारखानों में काम करने वाले नए मजदूर बने। औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ हमारे काम करने और खाने के तरीके को नहीं बदला, इसने समय और स्थान के मायने को भी बदल दिया। जरा समय के बारे में सोचिए। पहले समय एक प्राकृतिक और स्थानीय चीज थी। हर गांव का अपना समय होता था, जो सूरज के उगने और ढलने से तय होता था। लेकिन जब ट्रेनें चलने लगीं, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर शहर का समय अलग अलग होने से ट्रेनों की समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाना असंभव था। इसलिए पहली बार मानकीकृत समय क्षेत्रों का निर्माण किया गया। अब लंदन से लेकर दिल्ली तक सबका समय एक ही घड़ी से तय होने लगा। फैक्ट्री की सीटी ने सूरज की जगह ले ली। जिंदगी की लय अब प्राकृतिक नहीं, बल्कि औद्योगिक हो गई थी। इसी तरह स्थान की धारणा भी सिकुड़ गई। भाप के जहाजों और ट्रेनों ने दुनिया को छोटा बना दिया। जो सफर पहले महीनों में होता था, अब हफ्तों या दिनों में होने लगा। माल को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाना सस्ता और तेज हो गया। दुनिया सचमुच एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। इस क्रांति का एक और गहरा असर हमारे समाज पर पड़ा। इसने उन दो स्तंभों को हिलाकर रख दिया जिन पर हजारों सालों से इंसानी समाज टिका था।
परिवार और स्थानीय समुदाय। औद्योगिक क्रांति से पहले परिवार और गांव ही आपकी दुनिया होते थे। परिवार सिर्फ प्यार का बंधन नहीं, बल्कि एक आर्थिक इकाई भी था। खेत परिवार का था, काम सब मिलकर करते थे। आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका बुढ़ापा, सबकी जिम्मेदारी आपका परिवार और आपका समुदाय उठाता था। लेकिन अब राज्य और बाजार ने इनकी जगह ले ली। अब शिक्षा के लिए स्कूल थे, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल थे और बुढ़ापे के लिए पेंशन योजनाएं थीं। काम करने के लिए आपको परिवार की नहीं, बल्कि फैक्ट्री में नौकरी की जरूरत थी। लोग अपने गांव और परिवार को छोड़कर शहरों में अजनबियों के बीच रहने लगे। इससे लोगों को नई आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही एक गहरा अकेलापन और अलगाव यानी कि एलिनेशन भी पैदा हुआ। हम करोड़ों की भीड़ में रहते हुए भी अकेले हो गए। तो दोस्तों, चैप्टर 17 हमें औद्योगिक क्रांति की विशाल और जटिल तस्वीर दिखाता है। ये एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ इसने हमें अकल्पनीय भौतिक समृद्धि दी, ऐसी चीजें दी जो पहले राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं थीं। इसने बीमारियों पर काबू पाया और हमारे जीवन प्रत्याशा बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ इसने हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया, जानवरों का विनाश किया और हमारे सामाजिक ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। इसने हमें अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से और शायद खुद से भी दूर कर दिया। क्या यह सौदा फायदे का था? क्या भौतिक सुख सुविधाओं के बदले में हमने कुछ ज्यादा कीमती चीज खो दी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम ढूंढ रहे हैं। चैप्टर 18 एक स्थायी क्रांति, अ परमानेंट रेवोल्यूशन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने औद्योगिक क्रांति के शक्तिशाली पहियों को घूमते हुए देखा। हमने जाना कि कैसी भाप और कोयले की ताकत ने हमारे समाज, हमारे काम और यहां तक कि हमारे समय की धारणा को भी बदल दिया। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ तकनीकी और आर्थिक ही नहीं था। इसने हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक ऐसी उथल-पुथल मचा दी जो आज तक जारी है। चैप्टर 18 एक स्थायी क्रांति हमें इसी उथल-पुथल की कहानी बताता है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ हमेशा एक क्रांति की स्थिति में रहता है। तो चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्थायी क्रांति के दौर में जीना कैसा होता है। सबसे पहले जरा इस बदलाव की रफ्तार को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए, सन 1000 का कोई किसान अगर किसी टाइम मशीन से सन 1500 की दुनिया में पहुंच जाता तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती। हाँ, कुछ राजा बदल गए होते, कुछ सीमाएं नई बन गई होती, लेकिन जीवन का मूल ढांचा, खेती, परिवार, गांव, धर्म लगभग वैसा ही होता। वो आसानी से उस दुनिया में घुल मिल जाता। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि सन 1500 का कोई व्यक्ति हमारी आज की दुनिया में आ जाए। वो तो पागल ही हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतें, हवाई जहाज, स्मार्टफोन, इंटरनेट, परमाणु बम, उसके लिए ये सब किसी दूसरे ग्रह की बातें होंगी। पिछले 500 सालों में और खासकर पिछले 200 सालों में इंसानी समाज इतना बदल गया है जितना वो पिछले हजारों सालों में भी नहीं बदला था। हम एक स्थायी क्रांति के युग में जी रहे हैं। इस स्थायी क्रांति ने पुराने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हजारों सालों से चली आ रही राजशाही, कुलीन वर्ग यानी नोबेलिटी और पुरोहित वर्ग की ताकतें रेत के किलों की तरह ढह गईं। औद्योगिक क्रांति ने नई सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया और पुराने अनुबंधों यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ दिया। इस महान उथल-पुथल में दो संस्थाएं ऐसी थीं जो कमजोर पड़ गईं और जिनकी जगह दो नए दिग्गजों ने ले ली। वो दो कमजोर पड़ती संस्थाएं थीं परिवार और स्थानीय समुदाय, और उनकी जगह लेने वाले दो नए दिग्गज थे राज्य, द स्टेट, और बाजार, द मार्केट। हजारों सालों तक आपका परिवार और आपका गांव ही आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा और आपका संसार होता था। लेकिन अब इनकी जगह राज्य और बाजार ने ले ली। अब राज्य हमें शिक्षा देता है, स्वास्थ्य सेवाएं देता है, सड़कें बनाता है और बुढ़ापे में पेंशन देता है, और बाजार हमें नौकरियां देता है, हमारी जरूरत का सामान देता है और हमारे सपनों को आकार देता है। इन्होंने हमें दो नई काल्पनिक बिरादरियां यानी इमेजिन्ड कम्युनिटीज दी जिनसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। राज्य ने हमें राष्ट्र यानी नेशन की बिरादरी दी। हम अपने देश के करोड़ों लोगों को नहीं जानते, फिर भी हम एक दूसरे को हमवतन मानते हैं और राष्ट्र के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। और बाजार ने हमें उपभोक्ता कबीलों यानी कंज्यूमर ट्राइब्स की बिरादरी दी। जो लोग एक ही ब्रांड के फोन इस्तेमाल करते हैं या एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, वे एक दूसरे से एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस करते हैं। आज हमारी पहचान हमारे परिवार या गांव से ज्यादा हमारे राष्ट्र और हमारी पसंद की वस्तुओं से बनती है।
अब आते हैं हमारे समय के सबसे बड़े विरोधाभास पर। 20वीं सदी ने इतिहास की सबसे भयानक हिंसा देखी। 2 विश्व युद्ध, नरसंहार, करोड़ों लोगों की मौत। इन सब को देखकर लगता है कि आधुनिक युग बहुत ही हिंसक रहा है। लेकिन हरारी यहाँ एक चौंकाने वाला तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में हम मानव इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण युग में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, परमाणु हथियारों का डर। परमाणु हथियारों ने युद्ध की कीमत को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया है। अब बड़े देशों के बीच युद्ध का मतलब है सबका विनाश। इस डर ने एक तरह की शांति स्थापित की है। दूसरा, दौलत का बदलता स्वरूप। पुराने जमाने में दौलत का मतलब होता था जमीन, सोना या मवेशी, जिन्हें आप जीत कर हासिल कर सकते थे। लेकिन आज की दौलत ज्यादातर ज्ञान, तकनीक और जटिल संस्थाओं पर आधारित है। आप युद्ध करके सिलिकॉन वैली या गूगल के ज्ञान को नहीं लूट सकते। इसलिए अब युद्ध से होने वाला मुनाफा बहुत कम हो गया है। और तीसरा, एक नई वैश्विक व्यवस्था। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। व्यापार, संचार और संस्कृति ने देशों को एक दूसरे पर इतना निर्भर बना दिया है कि युद्ध करना अब किसी के हित में नहीं है। शांति अब एक फायदेमंद कारोबार बन गई है। इसलिए भले ही हमें हर रोज खबरों में हिंसा दिखती हो, लेकिन ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से 2 देशों के बीच बड़ी लड़ाइयां अब बहुत कम हो गई हैं। हम इतिहास के पहले ऐसे दौर में हैं जहां ज्यादातर राजनेता और आम नागरिक युद्ध को एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन टाला जा सकने वाला हादसा मानते हैं, न कि इंसान की नियति का एक जरूरी हिस्सा। इसी शांतिपूर्ण दौर के साथ साथ पुराने यूरोपीय साम्राज्यों का अंत भी हुआ। 2 विश्व युद्धों ने इन साम्राज्यों को खोखला कर दिया और पूरी दुनिया में आजादी की लहर दौड़ गई। उनकी जगह ले ली राष्ट्र राज्यों की एक नई वैश्विक व्यवस्था ने, जहां सिद्धांत रूप में तो सभी देश बराबर माने जाते हैं। तो इस अध्याय का सार क्या है? सार ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमेशा तरल अवस्था में है, हमेशा बदल रही है। जिस नौकरी के लिए आज आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद वो नौकरी ही ना रहे। जिस सामाजिक व्यवस्था में आज हम जी रहे हैं, हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी उसे पूरी तरह बदल दे। कुछ भी स्थायी नहीं है। ये स्थायी क्रांति एक तरफ तो हमें अभूतपूर्व अवसर और गतिशीलता देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे अंदर एक गहरी चिंता और अस्थिरता का भाव भी पैदा करती है। जब कुछ भी टिकाऊ नहीं है, जब हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी पहचान सब कुछ बदल सकता है, तो हम अपनी जड़ें कहाँ जमाएं? हम सुकून कहाँ पाएं? चैप्टर 18 हमें आधुनिक जीवन के इसी तनाव से रूबरू कराता है। हमने अकल्पनीय शक्ति हासिल कर ली है, हमने शांति भी स्थापित कर ली है और हमने भौतिक समृद्धि के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। लेकिन इससे एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है। इन सब क्रांतियों के बाद, इस अपार शक्ति और समृद्धि के बावजूद, क्या हम ज्यादा खुश हुए हैं? क्या एक आम इंसान आज 500 साल या 5000 साल पहले के इंसान से ज्यादा सुखी और संतुष्ट है? अगले अध्याय में, सेपियंस के सबसे मार्मिक और दार्शनिक अध्याय में, हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 19, और वे सुख से रहने लगे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नमस्ते दोस्तों, सैपियंस के हमारे इस लंबे और रोमांचक सफर के अंतिम पड़ाव पर आपका स्वागत है। हमने लाखों सालों की कहानी देखी। हमने देखा कि कैसे हम, साधारण से जानवर, पहले शिकारी बने, फिर किसान, फिर हमने शहर बसाए, साम्राज्य खड़े किए, धर्म बनाए और फिर विज्ञान की मदद से पूरी धरती के मालिक बन बैठे। हमने अकल्पनीय शक्ति हासिल कर ली, दुनिया को एक कर दिया और इतनी भौतिक समृद्धि पैदा की जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब सब कुछ हासिल करने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है। वो सवाल जो हर कहानी के अंत में पूछा जाता है, क्या हम सुखी हैं? क्या ये सारी प्रगति, ये सारी ताकत, ये सारा ज्ञान, क्या इसने हमें पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट बनाया है? चैप्टर 19, और वे सुख से रहने लगे, इसी एक सवाल को समर्पित है। ये सैपियंस का दिल है, एक ऐसा अध्याय जो हमें शीशा दिखाता है। तो चलिए, आज थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया की भाग-दौड़ को भूलकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली मुश्किल तो यही है कि सुख को मापें कैसे? इतिहासकार लड़ाइयों, अकालों और क्रांतियों की तारीखें तो लिख सकते हैं, लेकिन वे ये कैसे माप सकते हैं कि उन घटनाओं ने लोगों की खुशी पर क्या असर डाला? खुशी एक बहुत ही व्यक्तिगत और मायावी चीज है। फिर भी हरारी कुछ अलग अलग दृष्टिकोणों से इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला दृष्टिकोण, भौतिक परिस्थितियां और प्रगति का पक्ष।
इस नजरिए से देखें तो जवाब हाँ लगता है। आज हमारे पास बेहतर चिकित्सा है। हम चेचक और प्लेग जैसी भयानक बीमारियों से नहीं मरते। हमारे पास खाने के लिए भरपूर भोजन है। अकाल अब दुर्लभ हो गए हैं। पिछले कुछ दशकों में हिंसा में भी भारी कमी आई है। हमारी औसत आयु 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। क्या ये सब बातें हमें खुश करने के लिए काफी नहीं है? एक मध्य युगीन किसान निश्चित रूप से हमारी आरामदायक जिंदगी के लिए कुछ भी कर गुजरता। लेकिन हरारी कहते हैं कि यहां एक पेंच है, और वो है अपेक्षाओं का जाल, द एक्सपेक्टेशन ट्रैप। हमारी खुशी अक्सर हमारी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। जब हमारी परिस्थितियां सुधरती हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। हमारे पूर्वजों के लिए साफ पानी एक विलासिता थी, हमारे लिए ये एक जरूरत है। उनके लिए एक पत्र का हफ्तों में पहुंचना सामान्य था। हमारे लिए इंटरनेट का कुछ सेकंड के लिए धीमा हो जाना एक मुसीबत बन जाता है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाएं और शक्तियां हमें ज्यादा संतुष्ट नहीं करती बल्कि वे हमारी अपेक्षाओं को और बढ़ा देती हैं। तो हम हमेशा एक चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। दूसरा दृष्टिकोण, हमारा मन क्या कहता है, सब्जेक्टिव वेलबींग। दूसरा तरीका है लोगों से सीधे पूछना कि आप कितने खुश हैं। जब दुनिया भर में ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। पैसा खुशी खरीदता है, पर सिर्फ एक हद तक। जब तक आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक पैसा आपको ज्यादा खुश करता है। लेकिन एक सीमा के बाद और ज्यादा पैसा आपकी खुशी में बहुत मामूली बढ़ोतरी करता है। तो फिर खुशी किससे बढ़ती है? सर्वेक्षण बताते हैं कि खुशी का सबसे गहरा संबंध परिवार और समुदाय के साथ हमारे रिश्तों की मजबूती से है। एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छे दोस्त और एक सहायक समुदाय हमें पैसे से कहीं ज्यादा खुशी दे सकता है। और यहीं पर आधुनिक जीवन का एक विरोधाभास सामने आता है। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, पिछले 200 सालों में राज्य और बाजार ने परिवार और समुदाय की जगह ले ली है। हम भौतिक रूप से ज्यादा अमीर हुए हैं, लेकिन शायद सामाजिक रूप से ज्यादा गरीब और अकेले हो गए हैं। तो क्या हम ज्यादा खुश हुए? सवाल और भी गहरा हो जाता है। तीसरा दृष्टिकोण, सुख का रासायनिक सूत्र, द बायोलॉजिकल अप्रोच। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सुख बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर की रसायन शास्त्र में ही छिपा है। हमारी भावनाएं जैसे खुशी, प्यार, उत्साह, ये सब सेरोटोनिन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का खेल है। हर व्यक्ति का दिमाग एक निश्चित सेट पॉइंट पर काम करता है। कुछ लोगों का रासायनिक तंत्र स्वाभाविक रूप से ज्यादा खुशमिजाज होता है, कुछ का कम। बड़ी घटनाएं जैसे लॉटरी जीतना या कोई दुर्घटना हमें अस्थायी रूप से ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन हम जल्द ही अपने स्वाभाविक सेट पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब बहुत चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि इतिहास की ज्यादातर घटनाओं, क्रांतियों, युद्धों, साम्राज्यों का हमारी वास्तविक खुशी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। एक मध्ययुगीन किसान और एक आधुनिक बैंकर, अगर दोनों का रासायनिक सेट पॉइंट एक जैसा है तो दोनों जीवन में लगभग बराबर ही खुश रहेंगे। इस नजरिए से देखें तो स्थायी खुशी पाने का एकमात्र तरीका है अपने दिमाग के रसायन को बदलना, जैसे कि दवाओं के जरिए, एंटी डिप्रेसेंट्स के जरिए। चौथा दृष्टिकोण, जीवन का मतलब। क्या खुशी सिर्फ एक अच्छी भावना है या ये कुछ और है? कई दार्शनिक मानते हैं कि खुशी का असली मतलब है अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण मानना। ये तब होता है जब आपकी व्यक्तिगत कहानी, यानी आप अपने जीवन को क्या अर्थ देते हैं, और समाज की सामूहिक कहानी, आपका धर्म, आपका राष्ट्र, आपकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती है। एक मध्ययुगीन व्यक्ति के लिए ईश्वर की सेवा करना और मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की आशा जीवन को अर्थ देती थी और इसी में उसका सुख था। लेकिन आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दुनिया ने पुरानी कई कहानियों और मिथकों को तोड़ दिया है। क्या विज्ञान ने हमें अर्थ के संकट में डाल दिया है? क्या हम आज ज्यादा भ्रमित हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, या हमने बस पुरानी कहानियों की जगह नई कहानियां बना ली हैं, जैसे राष्ट्रवाद, मानवाधिकार या उपभोक्तावाद? अगर सुख अर्थ में निहित है तो क्या हम ज्यादा मार्थक जीवन जी रहे हैं? और अंत में हरारी एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो बौद्ध धर्म से आता है। बौद्ध धर्म के अनुसार सुख बाहरी उपलब्धियों या आंतरिक भावनाओं में नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को समझने में है। हमारी भावनाएं तो बस शरीर में उठने वाली क्षणिक तरंगे हैं जो आती जाती रहती हैं। समस्या ये है कि हम अच्छी भावनाओं के पीछे भागते हैं और बुरी भावनाओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये निरंतर दौड़, ये तृष्णा ही हमारे सारे दुखों का कारण है।
सच्चा सुख या दुखों से मुक्ति, निर्वाण तब मिलती है जब हम इन भावनाओं को बिना किसी राग या द्वेष के सिर्फ देखना सीख जाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ क्षणभंगुर है, तो हम इस चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस नजरिए से देखें तो इतिहास की सारी प्रगति, सारी लड़ाइयां, सब कुछ व्यर्थ है जब तक हम अपने मन के भीतर की इस प्रक्रिया को नहीं समझते। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या हम ज्यादा खुश हैं? जैसा कि आपने देखा, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हरारी हमें कोई अंतिम उत्तर नहीं देते, वे बस हमें अलग अलग नजरिए दिखाते हैं ताकि हम इस सवाल की जटिलता को समझ सकें। शायद इतिहास का सबसे बड़ा मजाक यही है कि हमने दुनिया को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, लेकिन अपने सुख के स्तर को बदलने में हम ज्यादा कामयाब नहीं हुए। हमने पर्यावरण को बदल दिया, दूसरे जानवरों को खत्म कर दिया, लेकिन अपनी खुशी का मीटर शायद वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये अध्याय हमें ये सोचने के लिए छोड़ जाता है कि हम असल में जीवन से क्या चाहते हैं। क्या हम और ज्यादा शक्ति चाहते हैं, और ज्यादा दौलत चाहते हैं, या हम ज्यादा शांति और संतुष्टि चाहते हैं? और आपके लिए खुशी का क्या मतलब है? ये शायद सेपियंस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगले और अंतिम अध्याय में हम भविष्य की ओर देखेंगे। हम देखेंगे कि विज्ञान की ये शक्ति हमें कहाँ ले जा रही है, और क्या हम होमो सेपियंस हमेशा के लिए अपना स्वरूप बदलने वाले हैं। चैप्टर 20, होमो सेपियंस का अंत। दोस्तों, सेपियंस की हमारी इस लंबी, गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। हमने 70,000 साल का सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे हम अफ्रीका के एक कोने में रहने वाले एक साधारण से वानर पूरी पृथ्वी के स्वामी बन बैठे। हमने आग पर काबू पाया, कहानियां गढ़ी, शहर बसाए, साम्राज्य खड़े किए और विज्ञान की मदद से प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देने लगे। लेकिन अब हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता हमें हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं। चैप्टर 20, होमो सेपियंस का अंत किसी आपदा या दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने द्वारा हमारी अपनी प्रजाति के अंत की कहानी है, जैसा कि हम उसे आज जानते हैं। यह उस भविष्य की झलक है जहां इंसान ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस अंतिम और सबसे चौंकाने वाले अध्याय में गोता लगाते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े नियम को समझिए जिसे हम तोड़ने जा रहे हैं। पिछले 4 अरब सालों से पृथ्वी पर जीवन का विकास प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के नियमों के अनुसार हुआ है। पर्यावरण के अनुसार जो जीव खुद को बेहतर ढाल पाया वो बचा रहा और आगे बढ़ा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंसान ने इस 4 अरब साल पुराने नियम को चुनौती देना शुरू कर दिया है। अब प्राकृतिक चयन की जगह ले रहा है बुद्धिमान डिजाइन। नहीं, ये किसी ईश्वर का बुद्धिमान डिजाइन नहीं है, ये हमारा इंसानों का अपना बुद्धिमान डिजाइन है। हम अब जीवन को उसकी जैविक सीमाओं से आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि इंसान अपनी सबसे पुरानी अधूरी इच्छा को पूरा करने के करीब है, मृत्यु पर विजय पाना। इसे वो गिलगामेश प्रोजेक्ट कहते हैं, मेसोपोटामिया के उस प्राचीन नायक के नाम पर जो अमरता की खोज में निकला था। हजारों सालों तक मृत्यु को एक अटल सच्चाई माना जाता था, लेकिन आज मॉडर्न विज्ञान मृत्यु को एक टेक्निकल प्रॉब्लम या तकनीकी समस्या की तरह देखता है, एक ऐसी समस्या जिसे सही ज्ञान और तकनीक से हल किया जा सकता है। साइंटिस्ट का लक्ष्य शायद हमें अमर यानी इमॉर्टल बनाना ना हो, लेकिन अजर यानी एमॉर्टल जरूर बनाना है। यानी हम बीमारी या बुढ़ापे से नहीं मरेंगे, हम अनिश्चित काल तक जी सकते हैं, जब तक कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु एक विकल्प हो। तो हम ये ईश्वर जैसी शक्ति कैसे हासिल कर रहे हैं? हरारी ईश्वर बनने के 3 मुख्य रास्ते बताते हैं जो होमो सेपियंस का अंत कर सकते हैं। पहला है जैविक इंजीनियरिंग यानी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। यह है जीवन के कोड यानी हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, खासकर क्रिस्पर जैसी टेक्निक से हम अपनी आनुवांशिक संरचना को बदल सकते हैं। हम आनुवांशिक बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, अपनी याददाश्त और बुद्धि को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम सुपर ह्यूमन या इंसानों की एक नई प्रजाति बना सकते हैं। दूसरा है साइबॉर्ग इंजीनियरिंग। यह है जैविक शरीर को अकार्बनिक पुर्जों के साथ मिलाना।
ये आज भी छोटे पैमाने पर हो रहा है, जैसे पेसमेकर या सुनने की मशीन, लेकिन भविष्य में इसका मतलब हो सकता है अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर या इंटरनेट से जोड़ना, या ऐसे कृत्रिम हाथ पैर बनाना जो असली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हों। ये हमें इंसान और मशीन का मिश्रण यानी एक साइबॉर्ग बना देगा। और तीसरा रास्ता है अकार्बनिक जीवन का निर्माण, यानी इंजीनियरिंग ऑफ नॉन ऑर्गेनिक लाइफ। ये सबसे क्रांतिकारी कदम है। ये है पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ऐसी चेतना का निर्माण करना जो कंप्यूटर में रहती हो। एक सचेत एआई एक पूरी तरह से नई जीवन शैली होगी जो जैविक दुनिया के नियमों से आजाद होगी। ये हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है और इसके लक्ष्य और इच्छाएं हमसे बिल्कुल अलग हो सकती हैं। तो इन संभावनाओं से कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है नई असमानता का खतरा। ये नई तकनीकें बहुत महंगी होंगी। क्या इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में इंसानों की दो प्रजातियां होंगी? एक तरफ अमीर लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोनिक अंगों से खुद को उन्नत करके ईश्वर बन जाएंगे, और दूसरी तरफ गरीब बहुसंख्यक जो साधारण होमोसेपियंस ही रह जाएंगे। इतिहास में पहली बार आर्थिक असमानता एक जैविक असमानता में बदल जाएगी। ये कितना भयानक हो सकता है। और यहीं पर हरारी अपनी सबसे बड़ी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि हम गैर जिम्मेदार ईश्वर हैं। हमने ईश्वर जैसी बनाने और मिटाने की शक्ति तो हासिल कर ली है, लेकिन हमारे पास अभी भी पाषाण युग के वानरों वाली भावनाएं, लालच और आक्रामकता है। हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो प्रकाश की गति से दौड़ सकती है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसका ब्रेक कहाँ है और उसे मोड़ना किधर है। हम ईश्वर की भूमिका निभाने जा रहे हैं, लेकिन हमें यह तक नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। हम एक ऐसे जहाज के कप्तान हैं जिसे अपनी मंजिल का ही पता नहीं है। तो होमोसेपियंस का अंत का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा विनाश या विलुप्त होना नहीं है। इसका मतलब है हमारी प्रजाति का अंत, जैसा कि हम उसे आज जानते हैं। भविष्य के ये उन्नत जीव, ये सुपर ह्यूमन, ये साइबॉर्ग हमसे उतने ही अलग हो सकते हैं जितने हम निएंडरथल से अलग हैं। वे शायद इंसान कहलाने के हकदार भी ना हों। हमारी बनाई हुई दुनिया में हमारे उत्तराधिकारी शायद हम जैसे होंगे ही नहीं। मानव इतिहास का अगला अध्याय शायद किसी मानव द्वारा लिखा ही न जाए। और इसी मोड़ पर हरारी सेपियंस किताब हमें एक अंतिम और परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल भविष्य के बारे में नहीं है, वो हमारे बारे में है, हमारी इच्छाओं के बारे में है। हरारी पूछते हैं, जल्द ही हमारे पास अपनी इच्छाओं को बदलने की टेक्निक भी होगी। हम तय कर सकेंगे कि हम ज्यादा महत्वाकांक्षी बने या ज्यादा शांत, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बने या ज्यादा सहयोगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इच्छाओं को बदलें, हमें यह तय करना होगा कि हम क्या चाहना चाहते हैं। और यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम क्या चाहना चाहते हैं ये फैसला भी तो हम अपनी वर्तमान इच्छाओं के आधार पर ही करेंगे। तो किताब का अंतिम सवाल है, हम क्या चाहना चाहते हैं? What do we want to want? इससे ज्यादा गहरा और जरूरी सवाल शायद कोई और ना हो सकता। और दोस्तों, इसी सवाल के साथ सेपियंस की हमारी ये लंबी, गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा समाप्त होती है। हमने एक महत्वहीन वानर से लेकर एक गैर जिम्मेदार ईश्वर बनने तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे हमारी कल्पना ने हमें दुनिया का स्वामी बनाया, और कैसे अब वही कल्पना हमें हमारे अंत या एक नए रूप की ओर ले जा रही है। इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला ने आपको सोचने, सवाल करने और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। सेपियंस हमें कोई जवाब नहीं देती, ये सिर्फ सही सवाल पूछना सिखाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी इस असीमित शक्ति के साथ अब आगे क्या करेंगे। सोचते रहिएगा। धन्यवाद।